बहू ने ससुर से शादी की और 30 दिन बाद जब वे एक साथ रहने लगे तो एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। कुछ शादियां प्यार से शुरू होती हैं तो कुछ मौत से। 30 दिन पहले राधिका एक युवा लड़की थी जिसने अभी अभी ठाकुर खानदान में कदम रखा था, जो पहाड़ी इलाके का सबसे प्रतिष्ठित खानदान था। उसने ठाकुर राजेंद्र सिंह के इकलौते बेटे रोहन से शादी की, जो एक अमीर और शक्तिशाली व्यवसायी थे। शादी जल्दबाजी में हुई और कोई नहीं समझ पाया कि ठाकुर साहब ने राधिका जैसी गरीब अनाथ लड़की को उस घर में क्यों आने दिया, जहां आने का सपना कई लड़कियां देखती थीं पर हिम्मत नहीं कर पाती थीं। लोग कहते थे कि वो भाग्यशाली थी, लेकिन सिर्फ राधिका जानती थी कि वो 17 साल की उम्र से रोहन से प्यार करती थी और ये उसका पहला प्यार था जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। उन्होंने सोचा था कि शादी करके उन्होंने सारी बाधाएं पार कर ली हैं। लेकिन शादी के सिर्फ 10 दिन बाद ही रोहन की मौत हो गई। एक ऐसी दुर्घटना जिसका कोई गवाह नहीं था। किसी ने उसके आखिरी पल नहीं देखे और उसका शव एक बंद ताबूत में घर लाया गया। उस दिन से वो हवेली जिसे वो अपना घर समझने वाली थी, उसकी जीती जागती कब्र बन गई। उसकी सास सुमित्रा देवी और ननद रिया की निगाहें सुबह की ओस से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। उसकी ननद रिया हमेशा उसे चुभने वाले शब्दों से ताने मारती थी और उसके ससुर ठाकुर राजेंद्र सिंह हमेशा उसे एक ऐसी नजर से देखते थे जिसे दया या हिसाब किताब कहना मुश्किल था। पति की मौत के 30 दिन बाद जब अगरबत्तियां बुझ चुकी थीं, जब लोगों ने हालचाल पूछना बंद कर दिया था, तब ठाकुर साहब उसके कमरे में आए, जहां वो एक परछाई की तरह जी रही थी, और कहा, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और यहां रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इस छत के नीचे रहना चाहती हो तो मेरी पत्नी बन जाओ। राधिका को लगा कि उसके कानों में कोई वहम हुआ है, लेकिन ठाकुर साहब की आंखों में कोई हलचल नहीं थी और उनके अगले वाक्य ने उसे सुन्न कर दिया। सिर्फ नाम के लिए, ना प्यार न जिम्मेदारी। सिर्फ इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए। एक पत्नी से वो एक मोहरा बन गई, एक बहू से वो अपने ससुर की पत्नी बन गई। किसी को नहीं पता था कि 30 दिन बाद एक रहस्य उजागर होगा, एक योजना जो उसके ससुराल के दरवाजे से कदम रखने से पहले ही बनाई जा चुकी थी, और एक मौत जो कभी दुर्घटना थी ही नहीं, क्योंकि उस हवेली में कोई भी निर्दोष नहीं था और हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड शायद वही व्यक्ति था जिसने उसे पहली बार बेटी कहा था। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि उसे 1 महीने में 2 बार दुल्हन का जोड़ा पहनना पड़ेगा। पहली बार रोहन की पत्नी बनने के लिए, वो लड़का जिसकी पूरा शहर प्रशंसा करता था। दूसरी बार उसके ससुर की पत्नी बनने के लिए। शादी में ना फूल थे, ना संगीत, ना मेहमान, सिर्फ 3 गवाह थे और सुमित्रा देवी, बर्फ जैसी ठंडी सास। जिद्दी और पढ़ी लिखी ननद रिया और रामलाल, वो नौकर जो 30 साल से ज्यादा समय से ठाकुर परिवार के साथ था। किसी ने बधाई नहीं दी, कोई नहीं मुस्कुराया, सब कुछ एक खामोश सौदे की तरह हुआ। राधिका ने एक सादा सफेद जोड़ा पहना था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आंखें बेजान थीं। उसके सामने ठाकुर राजेंद्र सिंह खड़े थे, उसके ससुर जो अब उसके पति बन चुके थे। उन्होंने काला सूट, लाल टाई पहनी थी और लकड़ी की मूर्ति की तरह कठोर खड़े थे। जब बूढ़े पुजारी ने चुपचाप शपथ पढ़ी तो कमरे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो राधिका की आंखों में सीधे देख सके। सुमित्रा जी ने सिर झुका लिया, रिया ने मुंह फेर लिया, रामलाल के हाथ पूरी रस्म के दौरान कांपते रहे और राधिका वो एक खुली परछाई की तरह वहां खड़ी थी, एक ऐसी रस्म के बीच में जो दिल वालों के लिए नहीं थी। क्या आप सहमत हैं? पुजारी की आवाज गूंजी। राधिका ने सिर हिला दिया। प्यार के लिए नहीं, इच्छा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। बैठक का कमरा ठंडा था, किसी पूजा घर से कम नहीं, और रस्म खत्म होने के बाद ठाकुर साहब की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती रही। आज से तुम पश्चिमी कमरे में रहोगी, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, लेकिन मेरी इजाजत के बिना ये घर छोड़कर मत जाना। राधिका अच्छी तरह जानती थी कि वो न तो पत्नी थी,
और न ही अब बहू। वो एक मोहरा थी जिसे ठाकुर खानदान की इज्जत बचाने के लिए रखा गया था, और इसकी कीमत शायद सिर्फ आजादी नहीं थी। सुहागरात पर उसका कमरा वही पुराना था जहां वो कभी रोहन को गले लगाकर सोती थी, जहां दोनों ने बच्चों और भविष्य के सपने देखे थे। अब शादी की तस्वीर उल्टी रखी थी। तकिए में अभी भी उसके बाल थे, लेकिन वो जानी पहचानी खुशबू नहीं थी। उसकी जगह सिगरेट की तेज गंध थी। दालान से खिड़की के पास सिगरेट पीते हुए ठाकुर साहब की परछाई दिखाई दी, जो चुपचाप हिसाब किताब में डूबे हुए थे। राधिका ने कंबल से अपना सिर ढक लिया। वो रोई नहीं, उसने सिर्फ खुद से पूछा, अगर रोहन जिंदा होता तो क्या वो मुझे बचा पाता, या वो भी इस खेल का हिस्सा होता? और जब घड़ी में ठीक 3 बजे उसने दरवाजा धीरे से खोलने की आवाज सुनी। कोई अंदर आया, बहुत धीरे, एक भूत की तरह। उसने अपनी सांस रोक ली। कदमों की आहट बिस्तर के पास आकर रुक गई। फिर एक आवाज गूंजी, न ठाकुर साहब की, न किसी नौकर की। एक फुसफुसाहट, राधिका, सब कुछ शुरू होने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। राधिका जम गई। उसकी सांस गले में अटक गई। आवाज बहुत जानी पहचानी थी, बहुत परेशान करने वाली। ये रोहन की आवाज थी, उसके पति की, जो मर चुका था। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे फट जाएगा। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, न कंबल हटाने की, न ही कुछ बोलने की। पुदीने की हल्की खुशबू आई, ठीक वही परफ्यूम जो रोहन इस्तेमाल करता था, जिससे वो और भी कांप गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोहन तो मर चुका है। उसने खुद उसके ताबूत को बंद होते देखा था। उसने खुद उसके लिए अगरबत्ती जलाई थी। उसने खुद मातम के कपड़े पहनकर उसे अंतिम विदाई दी थी। उसने धीरे से कंबल हटाकर कांपते हुए बिस्तर के सिरहाने की ओर देखा। खाली, कमरा अभी भी अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। वहां कोई नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन और उसकी अपनी तेज सांसें थीं। वो उठ बैठी, सीना भारी हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां खड़ा था, बहुत असली, बहुत साफ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। और अगर वो किसी को बताती भी तो कौन यकीन करता? अगली सुबह नाश्ता हमेशा की तरह भारी माहौल में हुआ। सुमित्रा देवी मेज के सिर पर बैठी थीं, धीरे धीरे चम्मच से दलिया खा रही थीं। रिया ने काली पोशाक पहनी थी। उसकी ठंडी नजरें अभी भी राधिका पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे वो कोई बिन बुलाया मेहमान हो। ठाकुर साहब नहीं आए। हमेशा की तरह वो अपने स्टडी रूम में अकेले खाते थे, एक ऐसी जगह जहां रामलाल को छोड़कर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। राधिका चुपचाप बैठी थी। रात भर न सोने के कारण उसकी आंखें लाल थीं। वो उस आवाज, उस खुशबू के बारे में सोचती रही। उसे शक होने लगा कि कहीं दुख के कारण उसे वहम तो नहीं हो रहा। आप फिर से देर रात तक जागी थीं क्या? रिया ने आधे ताने और आधे शक के साथ पूछा। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास अपनी ननद से बहस करने की हिम्मत नहीं थी। वो जो शुरू से ही उससे नफरत करती थी, क्योंकि रोहन ने उसे चुना था, किसी और को नहीं जो उनके बराबर के दर्जे का था। कल रात में ठीक से सो नहीं पाई। रिया ने आगे कहा, आंखें सिकोड़कर, लगता है दालान में आपके कमरे के पास किसी के चलने की आवाज आई थी। राधिका का दिल धक से रह गया। तुमने साफ सुना था? उसने पूछ लिया। रिया तिरछी मुस्कान के साथ बोली। उसकी नजरें ठंडी थीं। क्या आप किसी बात से डर रही हैं? उस दोपहर राधिका दूसरी मंजिल के दालान में टहल रही थी, जहां रोहन के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया था। कोई उसका जिक्र नहीं करता था, कोई अंदर नहीं जाता था, कोई सफाई नहीं करता था, जैसे कि वे रोहन के अस्तित्व को इस घर से मिटा देना चाहते थे। लेकिन राधिका अच्छी तरह जानती थी, अंदर सब कुछ अभी भी था। अलमारी में टंगी रोहन की शर्ट, मेज पर रखी उसकी घड़ी और वो डायरी जिसमें वो हर रात लिखता था, शायद अभी भी शेल्फ पर थी। उसने दरवाजे पर कान लगाया। खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में पिछली रात की फुसफुसाहट गूंज रही थी।
सब कुछ शुरू होने से पहले यहां से निकल जाओ। अचानक उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की। ताला नहीं खुला। वो मुड़ी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने अपने पीछे एक बहुत हल्की खट की आवाज सुनी, जैसे ताला अभी अभी खुला हो। राधिका तुरंत मुड़ी। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था, भले ही उसे कोई छू नहीं रहा था। हैंडल बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, हवा के कारण नहीं। ये वहम नहीं हो सकता था। राधिका सुन्न हो गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया, वो हिली नहीं। उसकी आंखें ताले पर ऐसी टिकी थी जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। फिर खट की आवाज हुई, ताला खुल गया। रोहन के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला, बस इतना कि एक परछाई अंदर जा सके। अंदर अंधेरा था, जैसे सूरज की रोशनी को भी किसी चीज ने रोक रखा हो। वो वहीं खड़ी रही। गला सूख रहा था, उसकी सारी इंद्रियां चिल्ला रही थीं कि अंदर मत जाओ, लेकिन उसके पैर अपने आप उठ गए। एक कदम, दो कदम, फिर उसने दरवाजे को छुआ। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी प्रतिरोध के खुल गया। जानी पहचानी गंध उसके चेहरे से टकराई। पुरानी लकड़ी की गंध, अलमारी में लंबे समय से बंद शर्ट की गंध, पुदीने वाले परफ्यूम की गंध जो रोहन इस्तेमाल करता था। सब कुछ वैसा ही था, किसी ने छुआ नहीं था, जैसे रोहन बस अभी अभी बाहर गया हो। किसी मरे हुए व्यक्ति के कमरे जैसा नहीं लग रहा था। उसकी स्टडी टेबल पर अभी भी किताबें थीं। किताबों की अलमारी में वो काली डायरी थी जिसे उसने हर रात लिखते हुए देखा था। बिस्तर पर रोहन का पसंदीदा काई हरे रंग का जैकेट करीने से तह किया हुआ था। वो अंदर गई, कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर कुछ पंक्तियां थीं। अगर कोई इन पंक्तियों को पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं। राधिका की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे जब उसने अगला पन्ना पलटा। ये परिवार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। वे मतभेद स्वीकार नहीं करते, वे सच्चाई स्वीकार नहीं करते, और वे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि किसी की जान भी ले सकते हैं। उसने अगला पन्ना पलटा। मैंने सोचा था कि मुझ पर सिर्फ नजर रखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है कि कोई मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत कुछ जान गया हूं। राधिका को लगा कि उसके हाथ ठंडे पड़ गए हैं। उसकी आंखें धुंधला गईं। आंसू निकलने से पहले ही डर ने उन्हें निगल लिया। अगर पिताजी को पता चला कि मैं ये सब लिख रहा हूं, तो मैं नहीं जानता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। पिताजी यानी ठाकुर राजेंद्र सिंह। उसके पीछे एक खट की आवाज हुई। वो चौंक कर मुड़ी। दरवाजा बंद हो चुका था। वहां कोई खड़ा नहीं था। कमरा अब पूरी तरह से शांत था, लेकिन माहौल अचानक भारी हो गया। वो दरवाजे की ओर भागी, हैंडल घुमाया। नहीं खुला। ताला लग गया था। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उसने दरवाजा पीटा। कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। खामोशी। एक और खट की आवाज अलमारी के अंदर से आई। राधिका का शरीर अकड़ गया। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, भले ही उसे कोई छू नहीं रहा था। फिर एक हाथ बाहर निकला, पतला पीला। कलाई पर चोट के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। राधिका पीछे हटी। उसका पैर बिस्तर के किनारे से टकराया और वो फर्श पर गिर गई। वो हाथ धीरे धीरे नीचे आया और फिर पूरी तरह से खुले अलमारी के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। अलमारी में कोई नहीं था, लेकिन काई हरे रंग का जैकेट, रोहन का जैकेट, बिस्तर से गायब हो चुका था। राधिका अंधेरे कमरे के बीच में पत्थर की तरह खड़ी रही। उसके हाथ में अभी भी रोहन की डायरी कसकर पकड़ी हुई थी। उसका दिमाग घूम रहा था। कमरे में पुरानी धूल और एक डरावनी गंध भरी हुई थी। रोहन का जैकेट जो साफ तौर पर बिस्तर पर पड़ा था, अब गायब हो चुका था। लेकिन उसे किसने लिया और कब? उसके कमरे का दरवाजा बंद था, वो वहां से हिली भी नहीं थी। या फिर किसी ने उसे अंदर बंद कर दिया था ताकि उसे ये सब देखने के लिए मजबूर किया जा सके। वो दरवाजे की ओर भागी और पूरी ताकत से पीटने लगी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो
पागल होने वाली थी। कुछ मिनटों बाद एक चाबी की आवाज आई, दरवाजा खुल गया। बाहर रामलाल खड़ा था, वो नौकर जो रोहन के दादा के जमाने से हवेली में था। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, या शायद वो आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा था। आप यहां कब से हैं? राधिका घबरा गई, लेकिन उसने डायरी या गायब जैकेट के बारे में कुछ न कहने का फैसला किया। दरवाजा अपने आप खुल गया, मुझे लगा कि थोड़ी सफाई कर दूं। रामलाल कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गया और फिर धीरे से सिर हिलाया। रोहन बाबू के जाने के बाद इस कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं है। आपको इससे दूर रहना चाहिए, कुछ चीजों को नहीं छूना चाहिए। ये कहकर उसने धीरे से सिर झुकाया और मुड़ गया। लेकिन राधिका ने देखा कि उसकी नजरें बहुत तेजी से उस दराज पर गईं जहां उसे डायरी मिली थी। उस रात राधिका सोई नहीं। उसने डायरी को बिस्तर के नीचे दराज में छिपा दिया, ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखी। उसे यकीन नहीं था कि कोई और उसे ढूंढ रहा है या किसी को पहले से ही उसके अस्तित्व के बारे में पता है। उसने रोहन की लिखी पंक्तियों को फिर से पढ़ा। मैंने सोचा था कि पिताजी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वही मेरी मां के अतीत को छिपा रहे हैं। कोई संपत्ति या कोई रहस्य है जो इतना बड़ा है कि पूरा खानदान चुप है, और मुझे डर है कि अगर तुम बहुत ज्यादा जान गई तो तुम्हारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने हर शब्द को एक अलग नोटबुक में फिर से लिखा। कलम उसके हाथ में कांप रही थी। हर पंक्ति एक चाकू की तरह उसके विचारों को काट रही थी। मैंने अपनी मां को ठीक उसी दिन रोते हुए सुना था, जिस दिन वो इस हवेली से हमेशा के लिए गायब हो गई थीं। लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया मां कहां गईं। मां कभी वापस नहीं आईं। उसे बताया गया था कि रोहन की मां की मौत दिल की बीमारी से हुई थी, लेकिन ये पंक्तियां कुछ और ही कह रही थीं। सुबह 3 बजे वो एक बहुत छोटी सी आवाज से चौंक कर जाग गई, जैसे फर्श पर कागज घसीटा जा रहा हो। उसने नाइट लैम्प जलाया, आंखों से पूरे कमरे को खंगाला। फर्श पर कमरे के दरवाजे के नीचे एक छोटा कागज का टुकड़ा था, जिसे अभी अभी अंदर डाला गया था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज पर सिर्फ 2 हाथ से लिखे शब्द थे, विश्वास मत करना। न कोई हस्ताक्षर, न कुछ और। वो दरवाजे की ओर भागी और उसे खोला। दालान में घना अंधेरा था, कोई नहीं था, लेकिन कतार के आखिर में रामलाल के कमरे का दरवाजा थोड़ा खोला था। रोशनी नहीं जल रही थी। वो बहुत धीरे धीरे पास गई, और जब दालान के बाहर खिड़की के दरार से चांद की रोशनी अंदर आई, उसने देखा कि रामलाल के कमरे के दरवाजे की दरार से एक आंख उसे देख रही थी। उस रात के बाद राधिका सो नहीं पाई। विश्वास मत करना लिखे 2 शब्दों वाला रहस्यमय कागज एक चेतावनी की तरह उसकी हथेली में पड़ा रहा। किसने लिखा था, किसने सुबह 3 बजे दरवाजे के नीचे से डाला था, और सबसे जरूरी, वे उसे किस बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, उसे यकीन नहीं था। लेकिन रामलाल के कमरे के दरवाजे की दरार के पीछे शांत और बिना झपकती आंखों ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अगली सुबह उसने यादों को फिर से जोड़ने का फैसला किया। ठाकुर हवेली में 30 दिनों के दौरान किसी ने भी रोहन की मां का जिक्र नहीं किया था। न कोई पूजा की जगह, न कोई तस्वीर, न सुमित्रा देवी रोहन की सौतेली मां की तरफ से कोई जिक्र, और ठाकुर साहब की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, जो घर के हर कोने को नियंत्रित करते थे। उसने घर के बीच में मुख्य पूजा कक्ष से शुरुआत की, एक गंभीर लेकिन ठंडी जगह जो मोटी लकड़ी के दरवाजे के पीछे सावधानी से बंद थी। एकमात्र चाबी ठाकुर साहब के पास थी। राधिका ने उस समय का इंतजार किया जब सुमित्रा जी रिश्तेदारों से मिलने बाहर गई थीं, और ठाकुर साहब स्टडी रूम में मेहमानों से मिल रहे थे। वो दूसरी मंजिल पर रिया के कमरे में गई। रिया की ड्रेसिंग टेबल पर, जहां आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधन रखे होते थे, राधिका को चाबियों का एक गुच्छा मिला। उसने एक एक करके कोशिश की, और फिर चौथी चाबी ने पूजा कक्ष का दरवाजा खोल दिया। अंदर पुरानी अगरबत्ती की तेज गंध थी। हर लकड़ी का फ्रेम, हर मूर्ति को सावधानी से साफ किया गया था।
वो घुटनों के बल बैठी और हर पूजा की जगह को ध्यान से देखा। पहला फ्रेम रोहन के दादाजी की तस्वीर, दूसरा फ्रेम परदादी की तस्वीर पहली पत्नी, तीसरा फ्रेम ठाकुर साहब के पिता ठाकुर साहब की तस्वीर। लेकिन ठाकुर साहब की पत्नी रोहन की सगी मां की कोई तस्वीर नहीं थी। न कोई तस्वीर, न कोई पूजा की थाली। उसे सिहरन हुई। वो रसोई में गई और रामलाल से यूं ही बात करने का नाटक किया, जो आमतौर पर सुबह पानी उबालता था। पहले रोहन की मां कैसी थी काका? रामलाल रुक गया। पानी की केतली पकड़े उसके हाथ हल्के से कांपे। वो शांत थीं, कम बोलती थीं, सुबह सुबह आंगन में बोनसाई काटती थीं। क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। राधिका ने धीरे से पूछा। नहीं, अब कोई तस्वीर नहीं बची है। एक लंबी खामोशी छा गई। घर में उनकी पूजा की जगह क्यों नहीं है? इस बार रामलाल ने सीधे राधिका की आंखों में देखा। उसकी आंखों में दुख और डर दोनों थे। फिर उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उनका कभी अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। राधिका सुन्न हो गई। आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है कि रोहन की मां को कभी दफनाया नहीं गया? रामलाल ने और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप केतली नीचे रखी और पिछले आंगन में चला गया। बिना पीछे मुड़े वो रसोई में जमी हुई सी खड़ी रही, चाय की केतली से उठती भाप, जैसे एक ऐसे सच को छिपा रही थी जिसे हर कोई जानबूझकर दफनाने की कोशिश कर रहा था। उस दोपहर राधिका पिछले आंगन में गई, जहां रामलाल अक्सर घास काटता और पेड़ पौधे छांटता था। आंगन के आखिर में एक पुराना लकड़ी का गोदाम था, जिसे बहुत समय से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। ताला नहीं लगा था। अंदर धूल भरी हुई थी, लेकिन कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। वो पास गई और ढक्कन खोला। ऊपर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाया और एक पुरानी महिलाओं की पोशाक देखी, जो करीने से तह की हुई थी। एक चांदी की चेन जिस पर सुनाइना नाम खुदा हुआ था, और एक आधी तस्वीर जो पीली पड़ चुकी थी। लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि वो रोहन था जब वो छोटा था, और उसके बगल में जो महिला थी वो उसकी सगी मां थी। राधिका ने कांपते हुए तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे छोटी स्याही से एक पंक्ति लिखी थी, मां और बेटे का आखिरी दिन 1997। और नीचे एक और लिखावट, ज्यादा साफ, ज्यादा ठंडी, किसी को देखने मत देना। राधिका ने पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंडे पसीने से उसकी पीठ भीग गई। उसे अब कोई शक नहीं था। रोहन की मां सुनाइना ने कभी भी इस हवेली को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था। मां और बेटे का आखिरी दिन 1997। वो टेढ़ी मेढ़ी लिखावट सुनाइना की हो सकती थी, एक अंतिम विदाई या एक चेतावनी। लेकिन जिस चीज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए वो थी दूसरी लिखावट, जो साफ तौर पर किसी और की थी। किसी को देखने मत देना। ठंडी, आदेशात्मक, एक फैसले की तरह, जैसे परिवार में किसी ने जानबूझकर तस्वीर और सुनाइला के अस्तित्व को एक बंद अतीत में छिपा दिया हो। उसने संदूक में नीचे देखा। कपड़े के नीचे एक पतली नोटबुक थी, जिसका चमड़े का कवर उखड़ रहा था, लेकिन अंदर अभी भी लिखावट थी। जून 1996। सुनाइना ने फिर से घर के पुराने दस्तावेजों के बारे में पूछा। नहीं, अब और नहीं पूछना चाहिए, वो बहुत जिद्दी है। अगस्त। उसने जमीन के रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। दादाजी के पुराने दस्तावेजों के कमरे को छू लिया। इसे और लंबा नहीं खींच सकते। इस लिखावट में लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन कलम की नोक तीखी, मजबूत थी। बहुत कुछ ठाकुर राजेंद्र सिंह की लिखावट जैसी, जो उसने शादी के प्रमाण पत्र में देखी थी। 14 तारीख को। रामलाल निर्देशों का पालन करेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राधिका चौंक गई। ये रामलाल था, वफादार नौकर। उसने जल्दी से आखिरी पन्ने पलटे। नोटबुक में आखिरी पंक्ति लिखी थी, सुनाइना का कमरा खाली करो, संदूक रामलाल को सौंप दो। कोई माफी नहीं, कोई दर्द नहीं। बस ठंडे वाक्य, जैसे किसी फालतू चीज को निपटाया जा रहा हो।
राधिका गोदाम से बाहर निकली। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपने जैकेट की जेब में बहुत सी चीजें छिपा रखी थीं। तस्वीर, चेन, पुरानी नोटबुक। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, वो चौंक गई क्योंकि रामलाल चमेली के पेड़ के पास इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें उसे नंगे पैर देख रही थीं। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, उसने कहा। राधिका ने अपनी जेब कसकर पकड़ ली। क्यों? वो रोहन की मां का संदूक है। आपने उसे क्यों छिपाया? रामलाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन अब वो बच नहीं रहा था। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भूला। कौन सी रात? राधिका ने जोर देकर पूछा। जिस रात सुनैना जी गायब हो गईं। रामलाल राधिका को बगीचे के पीछे ले गया, जहां एक छोटा सा रास्ता था जो जंगली घास और काई से ढका हुआ था। किसी को याद भी नहीं था कि ये कभी मौजूद था। रास्ते के आखिर में एक पुराना झोपड़ा था, जिसकी लाल छत टूटी फूटी थी। दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। ये वो जगह थी जहां दादाजी रिकॉर्ड रखते थे। बाद में ठाकुर साहब ने इसे बंद कर दिया। सुनैना जी यहां आई थीं। हाँ, जिस रात वो गायब हुई, मैंने उन्हें कुछ कागजात लेकर यहां आते देखा था। उनका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं। तो अगली सुबह वो गायब हो गईं और आपने पुलिस को नहीं बताया? रामलाल चुप रहा और फिर एक गहरी सांस ली। इस घर में कौन हिम्मत करेगा? वो जो कहते हैं, लोगों को वही मानना पड़ता है। राधिका अपने कमरे में वापस आई। दरवाजा बंद करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। वो बैठ गई और अपने पास मौजूद हर चीज को फैला दिया। रोहन की मां की पुरानी तस्वीर, नाम खुदी चांदी की चेन, ठंडी नोटबुक, विश्वास मत करना लिखा कागज और रोहन की डायरी, जिसमें लिखा था कि उसके पिता ही मां के बारे में सच्चाई छिपा रहे हैं। टुकड़ों को जोड़कर राधिका समझने लगी कि रोहन की मौत अकेली नहीं थी। ये एक दूसरी घंटी थी जो 20 साल पहले एक रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद बजी थी। और जो सबसे अच्छा जानता था वो ठाकुर राजेंद्र सिंह था। 23:42 राधिका ने दालान में कदमों की आहट सुनी। उसने अपना कान दरवाजे से सटा लिया। कदम धीमे, दृढ़ थे, सीधे उसके कमरे की ओर आ रहे थे। रुक गए। एक और कागज दरवाजे के नीचे से डाला गया। इस बार सिर्फ 3 शब्द थे, रिकॉर्ड मत खोलो। रिकॉर्ड मत खोलो लिखे 3 शब्दों वाला कागज उसकी हथेली में ठंडा पड़ा था। किसने लिखा? किसने भेजा? ये एक चेतावनी थी या धमकी? राधिका नहीं जानती थी, लेकिन एक बात उसे यकीन थी, जितना ज्यादा मना किया जाएगा, सच्चाई उतनी ही जानने लायक होगी। उसी दोपहर राधिका ने थके होने का नाटक किया और सुमित्रा देवी से रात का खाना न खाने की इजाजत मांगी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन सोई नहीं। इसके बजाय उसने हवेली का वो नक्शा निकाला जो रोहन ने कभी डायरी में बनाया था। ध्यान से हर रास्ते, हर छोटे से भागने के रास्ते को देखा जिसे सिर्फ घर के लोग ही जानते थे। और जैसा कि रोहन ने लिखा था, रिकॉर्ड रूम पुरानी लाइब्रेरी के नीचे नकली किताबों की दीवार के पीछे था। कोई वहां नहीं जाता था सिवाय पिताजी के। उसने काले कपड़े पहने, बाल कसकर बांधे। सुबह 2 बजे जब पूरी हवेली में बत्तियां बुझ चुकी थीं, वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर दालान से होते हुए भूतल पर लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। लाइब्रेरी बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला जंग खा चुका था। वो अपने साथ एक हेयरपिन लाई थी। कांपते हाथों से उसे अंदर डाला। 15 सेकंड, खट, दरवाजा खुल गया। अंदर सीलन, पुराने कागज और सड़ी लकड़ी की गंध नाक में घुसी। छोटी टॉर्च की रोशनी में उसने नकली किताबों की दीवार देखी जिसका जिक्र रोहन ने किया था। किताबों की एक पंक्ति करीने से जमी थी, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा सकता था। उसने बानी ओर से तीसरी किताब दूसरी पंक्ति पर धीरे से दबाया। एक हल्की खट की आवाज हुई। दीवार में दरार पड़ गई। एक संकरा दरवाजा खुल गया जिसमें से एक व्यक्ति अंदर जा सकता था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। हर कदम भारी, धूल भरा, हवा पतली और ठंडी थी। तहखाने में एक कमरा था जो बड़ा नहीं था, लेकिन व्यवस्थित था।
जैसे किसी सामंती काल का गुप्त दस्तावेज भंडारण कक्ष हो। दराजों को साल के हिसाब से बांटा गया था, किसी के छूने के निशान थे लेकिन बहुत कम। उसने समय रेखा का पालन किया। 1997, जिस साल रोहन की मां गायब हुई थीं। 1997 लेबल वाले दराज पर ताला लगा था। उसने हेयरपिन से ताला खोला, 2 मिनट से ज्यादा लगे। दराज में 3 पतली फाइलें कपड़े में लिपटी थीं। पहली फाइल उस साल के हवेली के कर्मचारियों की सूची थी। दूसरी फाइल दादाजी द्वारा छोड़ी गई जमीन के आवंटन का नक्शा था। तीसरी फाइल पर कोई लेबल नहीं था। उसने उसे खोला। जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र की एक प्रति। मूल मालिक का नाम सुनैना था। राधिका सुन हो गई। 5000 वर्ग मीटर का पूरा भूखंड जहां ठाकुर हवेली स्थित थी, कभी रोहन की मां के नाम पर था। लेकिन नीचे एक हस्तांतरण पत्र था, जिसमें मालिकाना हक ठाकुर राजेंद्र सिंह को एक आंतरिक समझौते के तहत स्थानांतरित किया गया था, बिना किसी सरकारी नोटरी के। सबसे नीचे सुनैना के कांपते हुए हस्ताक्षर थे और लाल कलम से एक नोट था। मानसिक रूप से अस्थिर स्थिति में हस्ताक्षर किए गए। राधिका ने साफ देखा कि स्याही फैली हुई थी, जैसे जल्दी में हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया हो। उसने दस्तावेज का पिछला पन्ना पलटा। एक हाथ से लिखा नोट। इस हस्तांतरण के बाद सुनैना को रोहन से अलग कर दो। उसका दिल बैठ गया। हाथ ठंडे पड़ गए। किसी ने संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी। फिर उसने सुनैना को अलग कर दिया और सारे निशान मिटा दिए। उसने फाइल को बैग में रखा। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी कि उसकी टॉर्च बंद हो गई। तहखाना स्याह काला हो गया। वो शांत खड़ी रही, शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर घने अंधेरे में उसने कमरे के कोने से तेज सांस लेने की आवाज सुनी। फिर लकड़ी के फर्श पर एक हल्की सी खरोच की आवाज। उसने सोचने का समय नहीं लिया और भाग गई। जल्दी से सीढ़ियां चढ़ी, दीवार से टकराई, नकली किताबों की दीवार को बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके पीछे खट की आवाज हुई। तहखाने के अंदर से कोई गुप्त दरवाजे को बंद कर रहा था। राधिका हवेली के दालान से भागी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो फट जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कपड़े के बैग को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसमें दस्तावेज थे, जिसमें जमीन का हस्तांतरण पत्र था, रोहन की मां का नाम, लाल स्याही का निशान, अस्थिर मनः स्थिति में हस्ताक्षर वाली पंक्ति। वो कागज नहीं था, वो सबूत था, एक खामोश और क्रूर साजिश की शुरुआत। वो अपने कमरे में लौटी, दरवाजा पटक कर बंद कर दिया, कसकर ताला लगा दिया, दीवार से पीठ टिकाकर। पूरा शरीर कांप रहा था। बत्ती अभी भी बंद थी। उसने उसे जलाने की हिम्मत नहीं की। बाहर दालान में असामान्य शांति थी। कोई आवाज नहीं, कोई नहीं दिखा। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि खानदान में किसी को पता चल गया है। वो अभी अभी एक प्रतिबंधित जगह में गई थी। सुबह 7 बजे। राधिका अभी भी सोई नहीं थी। पूरी रात जागने के कारण उसकी आंखें धंस गई थी। उसने मुंह धोया, कपड़े बदले, सामान्य दिखने की कोशिश की। जब वो भोजन कक्ष में गई तो माहौल पहले जैसा ही था, घुटन भरा और ठंडा। लेकिन आज रिया की नजरें अलग थीं। अब ताना नहीं था, तिरस्कार नहीं था, बल्कि जांच पड़ताल थी। जैसे वो किसी ऐसे व्यक्ति से खतरे का अंदाजा लगा रही हो जिसे वो कभी हानिरहित समझती थी। लगता है आप देर रात तक जागी हैं, है ना? रिया ने आवाज दी, चाय का कप सफेद चीनी मिट्टी की तश्तरी पर रखते हुए। राधिका ने जवाब नहीं दिया। पुरानी लाइब्रेरी बहुत धूल भरी है, वहां नहीं जाना चाहिए। एलर्जी हो जाएगी। उसने आखिरी 2 शब्दों पर जोर दिया। उसकी आंखें रहस्यमयी ढंग से सिकुड़ गईं। राधिका का गला सूख गया। वो जानती थी। सुबह 9 बजे रामलाल ने उसे पिछले बगीचे में बुलाया, जहां कोई नहीं था। राधिका जी। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन हर दिन की तरह नहीं। राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप जानते हैं, है ना, कल रात की बात? रामलाल बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने तहखाना बंद कर दिया था, लेकिन उतनी जल्दी नहीं। राधिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
वहां नीचे कौन गया था? अंधेरे में कौन था? इस बार रामलाल की आंखों में साफ डर था, सच में डर। मैं नहीं था, लेकिन रोहन बाबू के जाने के बाद से कोई उस रास्ते पर पहरा दे रहा है। कौन? रामलाल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर झुकाकर चुपचाप एक कदम पीछे हट गया, जैसे जिम्मेदारी से हट रहा हो। उसी दोपहर जब राधिका कमरे में फाइलें फिर से पढ़ रही थी, दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वो ठाकुर राजेंद्र सिंह थे। पहली बार उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हर बार की तरह सीधे अंदर नहीं आए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उनकी आवाज खुरदरी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। राधिका ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। उसके दिल में कुछ उठा जो तनाव या डर स्पष्ट नहीं था। ठाकुर साहब ने कमरे के चारों ओर देखा और फिर कुर्सी पर बैठ गए, बिना लाग लपेट के। तुम लाइब्रेरी में गई थी? राधिका चुप खड़ी रही, अपने कुर्ते का पल्लू कसकर पकड़े हुए। ठाकुर साहब ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक मोहरे को देख रहे हों, जिसने गलत चाल चल दी हो। मैंने सोचा था कि तुम चुप रहना जानती हो। राधिका ने गहरी सांस ली। आपने सुनैना जी को जमीन हस्तांतरित करने के लिए क्यों मजबूर किया? क्या तुम सोचती हो कि तुम ये सवाल पूछने के धर्म में हो? लायक हो? उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुम सिर्फ एक विधवा हो जिसे खानदान की बदनामी से बचाने के लिए रखा गया है। उसने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं रोहन की पत्नी हूं, वो आखिरी इंसान जिस पर उसने भरोसा किया था। और अगर उसकी मां के बारे में सच्चाई छिपाई गई है तो मुझे जानने का हक है। खामोशी। फिर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए। तो फिर ध्यान से सुनो। उनकी आवाज एक चट्टान की तरह भारी हो गई। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगा। वो कौन है? वो जिसे रोहन की मां भी नाम लेने से डरती थी। ये कहकर वो कमरे से चले गए। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन राधिका के दिल में एक और दरवाजा अभी अभी खुला था। कौन था वो? वो जो तहखाने पर पहरा दे रहा था। वो जिसने रिकॉर्ड मत खोलो का कागज छोड़ा था। वो जिसे ठाकुर साहब भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। और अगर रोहन किसी ऐसी चीज से डरता था जो मौत से भी बड़ी थी, तो शायद इस हवेली में जो छिपा था वो सिर्फ एक संपत्ति का रहस्य नहीं था। वो जब से ठाकुर साहब ने ये शब्द कहा था, राधिका को एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली। इसलिए नहीं कि उनकी आवाज डरावनी थी, बल्कि इसलिए कि वो इस खानदान का सबसे कठोर आदमी उसे एक अमूर्त सर्वनाम से बुलाने पर मजबूर था। एक जीवित प्राणी जो इस घर में रहता है, कोई जिसका नाम नहीं लिया जाता, जिसकी खाने की मेज पर कोई जगह नहीं है, जो किसी भी पारिवारिक तस्वीर में दिखाई नहीं देता। उस रात जब पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी, राधिका तीसरी मंजिल पर गई, जहां सिर्फ पुराना स्टोर रूम और अटारी थी। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां कभी रोशन नहीं होती थीं। नौकर जाकर कभी उस जगह की सफाई नहीं करते थे, जैसे कि उन्होंने मान लिया हो कि वो मौजूद ही नहीं है। वो एक टॉर्च लेकर गई। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन उसके कनपटी पर चोट कर रही थी। अटारी का दरवाजा लकड़ी का था। उस पर कोई ताला नहीं था। उसने धीरे से धक्का दिया। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे एक खामोश आह हो। अंदर एक नीची छत वाला कमरा था। धूल की मोटी परत जमी थी। सीलन की गंध थी, जिसमें दवा की गंध मिली हुई थी। कमरे के बाएं कोने में एक जंग लगा लोहे का बिस्तर था। उस पर कंबल, कुछ पुरानी किताबें और एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम उल्टा रखा हुआ था। राधिका ने उसे उठाया। ये सुनैना की, रोहन की मां की तस्वीर थी। बिस्तर के बगल में एक छोटी मेज थी। मेज पर मनोरोग की दवाओं का एक डिब्बा था। लेबल खुला हुआ था। उसने सिर घुमाया। टॉर्च की रोशनी घूमी और उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। एक आदमी कमरे के कोने में खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था। वो बूढ़ा नहीं था, लेकिन हड्डियों का ढांचा था। बाल लंबे और उलझे हुए थे। आधा चेहरा ढका हुआ था। अस्पताल का पुराना फटा हुआ गाउन पहना था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक भावहीन खालीपन था।
वो पीछे हटी, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर झुकाया, जैसे वो उसकी आवाज फिर से सुनने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस घर के हो? वो कुछ बुदबुदाया, लेकिन शब्द नहीं बने। उसने अस्पष्ट रूप से सुना, नहीं। नहीं कहना, रोहन मर गया। वो सुन्न हो गई। तुम रोहन को जानते हो? उसने सिर उठाया। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा, जिसमें रोहन से बहुत मिलती जुलती रेखाएं थीं। वही नाक, वही भौहें। उसने फुसफुसाया, तुम रोहन के भाई हो? ना हां, ना ना, लेकिन उसकी बेजान आंखों से आंसू गिरने लगे। रोहन मर गया। रोहन ने कहा, किसी को मत बताना, मां को भी नहीं। फिर उसने दीवार की ओर मुंह कर लिया, हाथ से सिर पकड़ लिया। राधिका सांस नहीं ले पा रही थी। वो समझ गई, ये आदमी ठाकुर साहब का सगा बेटा था, रोहन का बड़ा या छोटा भाई, जिसे परिवार ने इतने सालों तक अटारी में बंद रखा था, छिपाया गया था, हर कागज से मिटा दिया गया था। और उसने रोहन, मां और मौत के बारे में कुछ देखा था। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि अटारी का दरवाजा अचानक पटक कर बंद हो गया। चौंक कर मुड़ी। रिया वहां खड़ी थी, दरवाजे की कुंडी पकड़े हुए। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मैंने तुमसे कहा था, कुछ चीजों को न छूना ही बेहतर है। वो कौन है? कोने में आदमी बुदबुदाया। मां को उसके जैसी औरतें पसंद नहीं थीं। रिया ने मुड़कर दांत पीस कर कहा, चुप रहो, उस औरत का नाम मत लो। वो राधिका की ओर दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। अगर तुम दोबारा यहां आई तो मुझे दोष मत देना। अटारी के कमरे से बाहर खींचे जाने से पहले राधिका ने देखा कि उस आदमी ने तकिए से एक छोटी सी चीज निकाली, एक पुराना पत्र, प्लास्टिक में लिपटा हुआ। उसने उसे देखा, चुपचाप अपनी छाती की ओर इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो, मैंने आखिरी राज संभाल कर रखा है। अटारी में उस मुलाकात के एक दिन बाद राधिका वास्तविकता और भ्रम के बीच लटकी हुई सी जी रही थी। वो किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसके मन में लगातार छवियां आ रही थीं। वो बेनाम आदमी जिसे उसके ही घर में एक परछाई की तरह बंद कर दिया गया था। उसका चेहरा रोहन से इतना मिलता था कि रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। रिया की आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि डर और घृणा भी थी जब उस आदमी ने मां का जिक्र किया था। और सबसे जरूरी बात, वो पत्र जिसे उसने तकिए में छिपाने की कोशिश की थी उस रात। राधिका ने पूरे घर के सो जाने का इंतजार नहीं किया। सुबह 1:37 बजे वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली, एक छोटी टॉर्च, एक मुड़ा हुआ स्टील का तार और ये अंधा विश्वास लेकर कि वो अभी भी वहां है। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं, जैसे पुरानी हवेली की आहें निकल रही हों। उसने अटारी के दरवाजे का बोल्ट खोला। सौभाग्य से आज बाहर से ताला नहीं लगा था। कमरा वैसा ही था, पुरानी गंध, नीची जगह, और वो आदमी अभी भी छोटी खिड़की के पास खड़ा था, स्याह काले आंगन को देख रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वह मुड़ा नहीं, लेकिन एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे वह पहले से ही इंतजार कर रहा हो। तुम वापस आ गई। राधिका पास गई और धीरे से पूछा, तकिए में जो पत्र था? उसने धीरे से सिर हिलाया। तकिए के नीचे से एक पुराना प्लास्टिक का बैग निकाला, कांपते हुए उसे दिया। मैंने इसे 17 साल तक संभाल कर रखा है। ये मां का पत्र है, उसने फुसफुसाया, मां का। राधिका फर्श पर बैठ गई, टॉर्च जलाई, बैग खोला। अंदर एक हाथ से लिखा पत्र था। कागज पीला पड़ चुका था, कुछ जगहों पर नमी के कारण स्याही फैल गई थी, लेकिन अभी भी पढ़ा जा सकता था। अगर किसी को ये पत्र मिले तो कृपया मेरा विश्वास करें। मैंने अपनी मर्जी से ये जगह नहीं छोड़ी। मुझे इस जमीन का मालिकाना हक छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे रोहन को मुझसे छीन लेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, रोहन, रिया और देव, लेकिन इन तीनों में से एक मेरा खून नहीं है। राधिका ये पढ़कर जम गई। मुझे शक था, लेकिन जब मुझे वो डीएनए जांच रिपोर्ट मिली जो मेरे पति ने तिजोरी में रखी थी, तो मुझे सच्चाई पता चल गई।
रिया मेरी बेटी नहीं है और रोहन ये बात मरने से पहले जान गया था। राधिका का दिल जैसे रुकने वाला था। उसने पिछला पन्ना पलटा। एक आखिरी पंक्ति, अगर मैं मर जाऊं तो लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा ढूंढना, जहां सारे मूल रिकॉर्ड रखे हैं, जांच रिपोर्ट, संपत्ति के कागजात और ऑडियो टेप। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा है। राधिका ने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। आंखों में आंसू थे। उसने ऊपर देखा तो वो आदमी कांप रहा था। मैंने उस रात मां को रोते हुए सुना था और फिर वो गायब हो गईं। किसी ने नहीं ढूंढा, किसी ने नहीं पूछा और मुझे यहां बंद कर दिया गया क्योंकि मैं अस्थिर था। लेकिन मैं पागल नहीं हूं। राधिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम पागल नहीं हो, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे मां याद है। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं रोहन की पत्नी हूं। वो एक कदम पीछे हटा। उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे किसी पुराने घाव पर चोट लगी हो। रोहन मर गया क्योंकि वो राज जान गया था। उसे किसने मारा? राधिका ने पूछा। वो बुरी तरह कांपने लगा। उसके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर अचानक उसने दरवाजे की ओर सिर घुमाया। वो आ रही है। जैसे ही उसने ये कहा, दालान से एक परछाई दौड़ी आई। दरवाजे को धकेलकर खोल दिया। राधिका प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही रिया अंदर घुस आई, चिल्लाते हुए। तुमने फिर से वो चीज बाहर निकालने की हिम्मत की? उसने पत्र का बैग छीनने की कोशिश की। राधिका ने कसकर पकड़ लिया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? रिया चिल्लाई। तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं रोहन की पत्नी हूं, राधिका ने जवाब दिया, और ये उसका सगा भाई है। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या छिपा रही हो? रिया हांफने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं अच्छी तरह जानती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगी। उसने अपने जैकेट की जेब से एक चीज निकाली, एक तेज धार वाला कागज काटने वाला चाकू। राधिका पीछे हटी। तुम समझ नहीं रही हो, अगर रोहन जिंदा होता, अगर ये पत्र बाहर आ जाता तो सब कुछ ढह जाता। मेरी मां को समाज नोच खाता, मेरे पिता सब कुछ खो देते। राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो रोहन की मां का क्या और इस भाई का क्या जिसे 17 साल तक यहां बंद रखा गया? क्या उन्हें न्याय का हक नहीं है? रिया चुप हो गई। हाथ कांपने लगे। चाकू लकड़ी के फर्श पर गिर गया। राधिका चाकू उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसे खींच लिया। ये ठाकुर राजेंद्र सिंह थे। वो दरवाजे पर खड़े सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। पहली बार उनकी आंखों में शांति नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। अटारी का कमरा एक युद्ध क्षेत्र बन गया। राधिका दो लोगों के बीच खड़ी थी। एक तरफ रिया, जो अभी भी राज खुलने के डर से कांप रही थी, और दूसरी तरफ ठाकुर राजेंद्र सिंह, जिनका हमेशा ठंडा रहने वाला चेहरा अब साफ तौर पर पीला पड़ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे धीरे पत्र को फिर से खोला और उसे पुरानी लकड़ी की मेज पर रख दिया। अगर रोहन की मां को हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया गया, अगर एक बेटे को 17 साल तक बंद रखा गया, अगर रोहन की मौत तब हुई जब उसे राज पता चला, तो अब आप और कब तक छिपाना चाहते हैं? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन चाकू की तरह तेज थी। ठाकुर साहब चुप रहे। कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने पत्र छीनकर उसे मरोड़ दिया, लेकिन ठाकुर साहब ने कड़क आवाज में कहा, मत करो। वो रुक गई, आंखें बड़ी हो गईं। पहली बार उसने उन्हें एक कागज के टुकड़े के लिए गुस्सा होते सुना था। वो पास आए, मुड़े तुड़े पत्र को उठाया, उसे सीधा किया और एक बार पढ़ा। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। फिर उन्होंने सिर उठाया। उनकी आवाज गहरी थी। इस मामले को फिर से नहीं खोलना चाहिए था। राधिका ने आंखें सिकोड़ी। क्यों नहीं? क्योंकि इससे आपके परिवार की बदनामी होगी, या क्योंकि अगर ये उजागर हो गया तो ठाकुर खानदान की संपत्ति आपके और रिया के हाथ में नहीं रहेगी? रिया चिल्लाई, चुप रहो। तुम सिर्फ एक विधवा हो जिसे मेरे पिता ने दया करके रखा है। तुम कुछ नहीं जानती। राधिका सीधे उसके पास गई। उसकी नजरें रिया से नहीं हटी। मैं इतना जानती हूं कि तुम सुनाइना जी की सगी बेटी नहीं हो। ये वाक्य एक बिजली के झटके की तरह था। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया।
वो ऐसे पीछे हटी जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। मुंह से हकलाते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो? राधिका ने पत्र उसकी ओर बढ़ाया। सुनायना जी ने पत्र में साफ लिखा है और डीएनए जांच रिपोर्ट भी मिली है। तुम उनकी सगी बेटी नहीं हो और रोहन ये जानता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिया एक और कदम पीछे हटी। उसकी पीठ दीवार से टकराई। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, वो मेरी मां है। ठाकुर साहब धीरे धीरे पास आए। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक डरावनी थकान थी। रिया, तुम्हें यह बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। रिया तुरंत मुड़ी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली और अटारी के धूल भरे कमरे में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। तुम सुनायना की बेटी नहीं हो, तुम मेरे पिता की एक गलती का नतीजा हो। एक और औरत, एक गलत रात, और मुझे तुम्हें स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। रिया रोने लगी। नहीं, ये सच नहीं है। मां ने कहा था, वो मुझसे प्यार करती थीं, वो मेरी मां है। राधिका चुप खड़ी रही, आंखों में आंसू थे। रिया के लिए दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि सब कुछ सबके लिए बहुत दर्दनाक था। और जब रोहन को यह पता चला तो उसने सुनायना जी के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। फिर वो अचानक हवेली के पीछे तालाब में डूब गया। उसने धीरे धीरे कहा, वो कभी तैरता नहीं था और उस समय कैमरा 3 घंटे के लिए सिग्नल खो चुका था। पूरा कमरा जम गया। ठाकुर साहब ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर दरारें पड़ गईं। ये एक दुर्घटना थी या रिया के लिए रास्ता साफ किया गया था? राधिका ने दांत पीसकर कहा, नहीं वारिस। रिया चिल्लाई, चुप हो जाओ। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ दिया होता। मैं ही एकमात्र हूं जो इस ठाकुर खानदान की इज्जत बचाने की हिम्मत रखती हूं। राधिका पास आई और अपना फोन निकाला जिस पर उसने अभी अभी रिकॉर्डिंग की थी। क्या तुम ये सब सुनने के बाद भी यही कहोगी? जब पूरा घर ये सुनेगा कि तुमने आज रात मुझे मारने की धमकी दी थी। रिकॉर्डिंग में रिया की चीखें गूंज उठीं, साफ और स्पष्ट। मैं तुम्हें सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगी। ठाकुर साहब ने आंखें खोलीं, सीधे अपनी बेटी को देखा। अब कोई दया नहीं थी। तुमने क्या किया? रिया बैठ गई, सिर पकड़ लिया। ये सब इसलिए क्योंकि मैं अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती थी। मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती थी। वह पहली बार एक ऐसे बच्चे की तरह रोई जिसका कवच छीन लिया गया हो। राधिका ठाकुर साहब की ओर मुड़ी। मैं इसे बड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन अब से मैं किसी को भी आपके सगे बेटे को अटारी में एक जानवर की तरह बंद नहीं रखने दूंगी। और मैं लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा ढूंढ कर रहूंगी जहां सुनायना जी ने सारी सच्चाई छिपाई है। ठाकुर साहब उठे, धीरे धीरे दरवाजे की ओर गए और फिर रुक गए। अगर तुम अंत तक जाने का फैसला करती हो तो हर परिणाम के लिए तैयार रहना। सच्चाई का कभी एक ही पहलू नहीं होता। वो चले गए। एक टूटी हुई रिया, एक धूल भरा कमरा और एक औरत को पीछे छोड़कर जो अब बहू नहीं थी बल्कि पूरे ठाकुर खानदान की दुश्मन थी। उस टकराव के बाद राधिका पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने घर में किसी से भी बचना बंद कर दिया। वो नाश्ते के लिए रसोई में एक असली मालकिन की तरह गई, ना कि एक मृत पति की पत्नी की परछाई की तरह। नौकरों ने हमेशा की तरह उसे झुककर सलाम किया, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में दया या ठंडक नहीं थी। उन्होंने पिछली रात काफी कुछ सुन लिया था और शायद वे जानते थे कि तूफान का रुख बदल रहा है। नाश्ते के तुरंत बाद राधिका लाइब्रेरी गई, वो कमरा जो लंबे समय से ठाकुर साहब का अभेद्य किला था। ठाकुर खानदान की लाइब्रेरी हवेली के पश्चिम में स्थित थी। एक पुराने फ्रांसीसी बंकर की तरह बंद, मोटी दीवारों, शीशम की लकड़ी के दरवाजे, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार। उसने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। पुरानी लकड़ी और किताबों की गंध थी। किताबें सिर से भी ऊंची थीं, हर एक पर कोड नंबर लगे थे। लेकिन एक बात अजीब थी, बाईं ओर की आखिरी पंक्ति में एक अलमारी बाकी सबसे नई लग रही थी। उसकी सामग्री मेल नहीं खा रही थी, जैसे उसे बाद में जोड़ा गया हो। वो पास गई, लकड़ी के किनारे पर हाथ फेरा। नीचे धूल के निशान थे जो खिसकाए गए थे। राधिका ने धीरे से खींचा, नहीं खोला। उसने एक तरफ जोर से धक्का दिया।
अलमारी से खट की आवाज आई। एक दरार खुल गई जिसमें से एक व्यक्ति अंदर जा सकता था। पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था, बिना बिजली के। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर टाट का कपड़ा बिछा था, एक पुरानी तिजोरी, एक टिन का डिब्बा जिसमें कैसेट टेप थे और एक फाइल का बक्सा जिस पर लाल मोम की मुहर लगी थी और लिखा था, सुनाइना ठाकुर, व्यक्तिगत संपत्ति बिना अनुमति के न खोलें। राधिका ने कांपते हुए टिन का डिब्बा खोला। उसमें 2 कैसेट टेप और एक पुराना सोनी का टेप रिकॉर्डर था। उसने पहला कैसेट चलाया। थोड़ी देर खरखराहट के बाद एक महिला की आवाज आई, सुनाइना जी की आवाज। आज 10 अप्रैल है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रोहन ने कहा है कि वो मां की मदद करेगा और जांच रिपोर्ट की नकल करेगा। लेकिन मुझे डर है कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कम से कम कोई ये टेप ढूंढ लेगा। रिया मेरी बेटी नहीं है। मैं लगभग 20 साल तक चुप रही, लेकिन रोहन, मेरा बेटा, ये जानने का हकदार है कि उसकी असली बहन कौन है और कौन है जिसे जीने के बजाय बंद कर दिया गया है। उनकी आवाज भर गई। अगर मैं गायब हो जाऊं तो तिजोरी की जांच करना। कोड रोहन का जन्मदिन है, वो दिन जब मैं सबसे ज्यादा खुश थी। राधिका तुरंत मुड़ी। उसने तिजोरी खोली। 1907-98 टाइप किया। रोहन का जन्मदिन। तिजोरी खुल गई। अंदर सुनैना जी और रिया के बीच डीएनए जांच रिपोर्ट थी। परिणाम था, कोई मां बेटी का रिश्ता नहीं। एक नई वसीयत की प्रति जिसमें साफ लिखा था कि सुनाइना जी के नाम की सारी संपत्ति का एकमात्र वारिस रोहन है। जमीन के हस्तांतरण पत्र की मूल प्रति जिस पर जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाया गया था और एक तस्वीर जिसमें छोटी रिया एक और महिला के साथ खड़ी थी जो सुनाइना जी नहीं थीं। राधिका संभल पाती उससे पहले ही बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से सारे कागजात बैग में डाले, टेप रिकॉर्डर बंद किया और तिजोरी बंद कर दी। दरवाजा खुला। ठाकुर साहब थे। वो वहां खड़े थे, हैरान नहीं, सिर्फ ठंडी नजरों से उसे देख रहे थे। तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मुझे पता है और मैं सब कुछ वैसे ही दबने नहीं दूंगी जैसे सालों पहले हुआ था। उन्होंने स्वीकार करते हुए धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम सब कुछ उजागर करने की हिम्मत करती हो तो ये भी स्वीकार करना कि जो लोग निर्दोष लगते हैं वे भी अपना असली चेहरा दिखाएंगे। राधिका उनके पास से गुजरी, सिर उठाकर सीधे चलते हुए। मैं तैयार हूं, और आप? क्या आप खुद का सामना करने के लिए तैयार हैं? उस दोपहर राधिका अपने निजी वकील के पास गई, जो उसके पति का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने सारी फाइलें, कागजात और रिकॉर्डिंग की प्रति दी। वकील ने उसे गंभीरता से देखा। मुझे रोहन की मौत पर शक था, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम सही कर रही हो। तो क्या कानून मेरे पक्ष में होगा? उसने पूछा। अगर ये एक वैध वसीयत है तो तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो पूरी जांच की मांग कर सकती हो, और अगर ठाकुर परिवार ने जानबूझकर हेरफेर किया है तो उन पर मुकदमा कर सकती हो। राधिका ने फाइल का बैग कसकर पकड़ लिया। मुझे सारी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सच्चाई सामने लानी है और रोहन को शांति दिलानी है। ठाकुर हवेली के बैठक कक्ष में आज सुबह से ही बत्तियां जल रही थीं। मेज पर महंगी चाय, करीने से सजी फाइलें थीं। रिया एक शानदार काली पोशाक में आई। हाथ में चमड़े के कवर में लिपटे कागजों का एक बंडल था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। पिताजी ने कहा कि आज आधिकारिक तौर पर पूरी संपत्ति के वारिस की घोषणा होगी। वैसे भी सभी की उपस्थिति होनी चाहिए। ठाकुर साहब सिर की कुर्सी पर बैठे थे, एक बूढ़े सेनापति की तरह, शाही अंदाज में। हालांकि उनके दिल में सब कुछ अब उनके हाथ में नहीं था। राधिका कुछ मिनट देर से आई, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। वो अंदर आई। हाथ में एक सफेद रंग का दस्तावेजों का बैग था। चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। ठाकुर साहब ने धीरे से सिर हिलाया, शुरू करने का इशारा किया। रिया उठी और फाइल खोली। हाल ही में बनाई गई वसीयत के अनुसार भाई रोहन के जाने के बाद मैं, रिया ठाकुर, ट्रस्ट फंड, रिजॉर्ट और उपनगर में पैतृक भूमि का पूरा संचालन संभालूंगी। इसका कारण यह है कि मैं सीधी वंश परंपरा में एकमात्र जीवित व्यक्ति हूं। राधिका ने बात काटी। माफ करना, क्या तुम यहां रुक सकती हो?
वो उठी, बैग से सुनैना जी के अंगूठे के निशान वाली मूल वसीयत और एक यूएसबी निकाली जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। मेरे पास एक और वसीयत है जो सुनैना जी की मौत से पहले बनाई गई थी और ज्यादा कानूनी है। उसने कमरे में हर किसी को एक प्रति दी। माहौल अचानक भारी हो गया। रिया चौंक गई। ये क्या है? वसीयत में साफ लिखा था कि एकमात्र वारिस रोहन है और अगर रोहन नहीं रहता तो विरासत का अधिकार उसके कानूनी जीवन साथी यानी उसकी पत्नी को हस्तांतरित हो जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो। राधिका ने तिरछी मुस्कान के साथ कोई जवाब नहीं दिया। उसने यूएसबी को कमरे में बड़े स्क्रीन से जुड़े कंप्यूटर में लगाया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रिकॉर्डिंग में आवाज गूंज उठी, साफ और स्पष्ट। ये सुनैना जी की आवाज थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे डर है कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा। रिया मेरी बेटी नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा ढूंढना। मैंने सब कुछ वहीं छिपाया है। रिकॉर्डिंग 2 मिनट तक चली, जो हर नजर को हिला देने के लिए काफी थी। रिया चिल्लाई, तुम कहानी बना रही हो? तुमने किसी को आवाज की नकल करने के लिए पैसे दिए हैं? ये सच नहीं हो सकता। राधिका ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बड़े मेडिकल सेंटर द्वारा जारी डीएनए जांच रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि रिया और सुनैना जी का कोई खून का रिश्ता नहीं है। राधिका के वकील ने भी खड़े होकर कहा, हमने कानूनी वैधता की जांच कर ली है। अगर जरूरत पड़ी तो नोटरी कार्यालय में रखी मूल प्रति से मिलान किया जा सकता है। ठाकुर साहब चुप बैठे रहे, आंखें बंद। हाथ में बेंत कसकर पकड़ा हुआ था। रिया चिल्लाई, पिताजी कुछ तो बोलिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चीजों को बहुत आगे बढ़ने दिया है। मेरे पास एक और टेप है जिसमें रिया ने मुझे अटारी में चाकू से धमकाया था। मैं उसे भी पुलिस को दे सकती हूं। राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। माहौल खामोश हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ डर गई थी कि तुम वो सब छीन लोगी जो मेरा होना चाहिए था। रिया हकलाने लगी, तुम्हारा या तुम्हारी असली मां का, जिसकी पहचान तुमने पिछले 25 सालों से छिपाई है। राधिका ने एक और वार किया। उसने सुनैना जी की तिजोरी से मिली रिया की एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो एक अजनबी महिला के साथ थी। कमरे में हर कोई चौंक गया। रिया कुर्सी पर गिर गई, चेहरा सफेद पड़ गया। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राधिका ठाकुर साहब की ओर मुड़ी। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहती हूं। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने एक बेटे को 17 साल तक कैद में रखा? क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने रोहन को सिर्फ अपनी इज्जत और एक झूठ को बचाने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया? ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब वो शाहीपन नहीं था, बल्कि थकान थी। मैं सिर्फ इस परिवार को एकजुट रखना चाहता था, लेकिन जितना ज्यादा रखने की कोशिश की, उतना ही बिखरता गया। उन्होंने बेंत के सहारे उठकर चारों ओर देखा। आज ठाकुर खानदान आधिकारिक तौर पर ढह गया, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। राधिका सूर्यास्त के समय अटारी में लौटी। हवेली आज अजीब तरह से शांत थी। उस खुलासे के बाद सभी नौकर उसकी नजरों से बच रहे थे, तिरस्कार के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण। उन्होंने रिया को रोते हुए देखा था। ठाकुर साहब को आत्माहीन होकर चुप बैठे था और वे जानते थे कि कल की बहू अब पूरे खानदान की किस्मत अपने हाथ में लिए हुए है। अटारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। ताले की खट की आवाज दशकों बाद टूटी जंजीरों की तरह गूंजी। अंदर वही पुराना कमरा था, धूल से भरा। वो आदमी, वो रहस्यमयी भाई जिसका जिक्र सुनैना जी ने रिकॉर्डिंग में किया था, कमरे के कोने में बैठा था। दीवार पर अस्पष्ट प्रतीक बना रहा था। दरवाजा खोलने पर उसने सिर नहीं उठाया। राधिका धीरे धीरे पास आई, धीरे से कहा, मैं राधिका हूं, रोहन की पत्नी। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आई हूं। वो आदमी रुक गया और फिर धीरे धीरे सिर घुमाया। एक जोड़ी काली गहरी आंखें, पतली लंबे बाल गर्दन को छू रहे थे। चेहरा रोहन से इतना मिलता था कि डर लगता था। सिर्फ उसकी आंखों में जीवन नहीं था। रोहन, उसने धीरे से कहा। राधिका ने निहंगार सिर हिलाया। रोहन नहीं रहा।
उस आदमी ने आंखें बंद कर ली, ना रोया न गुस्सा हुआ, सिर्फ चुप रहा। मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम सुनाइना जी के पहले बेटे हो। लेकिन तुम्हारा नाम किसी भी वंशावली में नहीं है, उसने हवा की तरह आवाज में जवाब दिया। क्योंकि मैं एक ऐसे दाग से पैदा हुआ हूं जिसे मां धो नहीं सकी। राधिका चौंक गई। तुम्हारा मतलब है? मैं ठाकुर साहब का बेटा नहीं हूं, मैं एक बलात्कार का नतीजा हूं। मेरी मां के साथ उनके एक भरोसेमंद आदमी ने एक बिजनेस ट्रिप पर बलात्कार किया था। जब वो गर्भवती हुई और डर के मारे कुछ नहीं कह सकीं, क्योंकि अगर ये बात सामने आती तो उन्हें खानदान से निकाल दिया जाता। राधिका सुन्न हो गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सच्चाई इतनी क्रूर हो सकती है। जब मैं पैदा हुआ तो उन्हें मुझे अनाथालय भेजने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वो चुपके से मुझे वापस ले आईं, अटारी में छिपा दिया। उन्होंने सबको बताया मैं एक मानसिक रूप से अस्थिर बच्चा हूं जिसे इलाज की जरूरत है, और इस तरह मुझे यहां 17 साल तक कैद रखा गया। मैं सब जानता हूं। मैं दरवाजे की दरार से सब कुछ सुनता था। मैं जानता था कि रोहन मेरा भाई है। मैं रिया के बारे में जानता था। लेकिन मुझे अस्तित्व में रहने की इजाजत नहीं थी। राधिका कांप रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही घर में कोई एक परछाई की तरह रह सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा कोई नाम नहीं है। मां मुझे देव कहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं वो बेटा हूं जिसे वो दक्षिण की तरह शांत रखना चाहती थीं। राधिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आज से तुम देव होगे, वो इंसान जो एक इंसान की तरह जिएगा। मैं रोशनी का आदी नहीं हूं। मैं बात करने का आदी नहीं हूं। मेरे पास कोई कागजात नहीं है और कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा कि मैं मौजूद हूं, देव ने कहा। उसकी आंखें वीरान थीं। मैं गवाह बनूंगी। मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराऊंगी, तुम्हारे कागजात बनवाऊंगी, तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि तुम रोहन का एकमात्र बचा हुआ परिवार हो, और क्योंकि कोई भी अपने ही घर में एक परछाई की तरह जीने के लायक नहीं है। राधिका देव को अटारी से बाहर ले गई। दालान के आखिर में पीली रोशनी के नीचे 2 परछाइयां, एक पतली, एक मजबूत, समय के साथ फीकी पड़ चुकी दीवार पर छपी। उनके सामने एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे नाम का पुनर्जन्म था जिसे कभी वंशावली से मिटा दिया गया था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जब वे दोनों अटारी से बाहर निकले तो सीढ़ियों के पास अंधेरे में एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं, और वो व्यक्ति रोहन की मौत से जुड़ा था और एक पुरानी तस्वीर में दिखाई दिया था जिसे राधिका अभी तक मिला नहीं पाई थी। अगली सुबह राधिका देव को सेंट्रल अस्पताल ले गई। उसने एक रिश्तेदार के तौर पर देव और सुनाइना जी के बीच डीएनए टेस्ट के लिए आवेदन किया। जेनेटिक रिकॉर्ड अभी भी संग्रहित थे। खून का नमूना लेने के बाद उसने एक परिचित डॉक्टर से इसे जल्दी करवाने का अनुरोध किया। परिणाम 36 घंटे में आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, राधिका ने जवाब दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अस्पताल के बाद वो देव को एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में ले गई। उसे डर था कि अगर वो उसे हवेली वापस ले गई तो खतरा हो सकता है। देव चुपचाप अंदर गया। ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वो ऐसे जी रहा था जैसे उसे इस दुनिया से अलग कर दिए जाने की आदत हो। ये कमरा मेरी जिंदगी में पहली जगह है जहां से मैं क्षितिज देख सकता हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें धूप से भरी खिड़की से बाहर देख रही थीं। राधिका उदासी से मुस्कुराई। तुम पूरे आसमान के हकदार हो। उस रात राधिका पुरानी तस्वीर लेने के लिए हवेली लौटी जो उसने तिजोरी में खोजी थी। एकमात्र तस्वीर जिसमें छोटी रिया एक अजनबी महिला के साथ खड़ी थीं, जो सुनाइना जी नहीं थीं। उसने तस्वीर के पीछे लगे स्टैंप से पता लगाया। डलहौजी में एक छोटा सा फोटो स्टूडियो। अक्टूबर 2001 की धुंधली मुहर। प्रियंका फोटो? उसने वहां फोन किया।
दुकान की मालकिन ने तस्वीर में महिला का वर्णन सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर पूछा, आप सही कह रही हैं, उस महिला का नाम कविता था। उस समय वो एक छोटी लड़की को तस्वीर खिंचवाने लाई थी। कहा था कि उसका 3रा जन्मदिन है। कुछ महीनों बाद वो नहीं देखी। राधिका ने पूछा, वो कहाँ रहती थीं? मुझे याद है कि वो घर ढलान के आखिर में था, मकान नंबर 17। लेकिन बाद में वो बिक गया। लेकिन सुना है कि कविता जी पहले मुंबई में एक अमीर परिवार में हाउसकीपर का काम करती थीं। उसके बाद वो गायब हो गईं। राधिका का दिल जोर से धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही व्यक्ति है जिसे ठाकुर साहब ने काम पर रखा था? वो बुदबुदाई। वो तिजोरी में कागजात खंगालने वापस गई और इस बार उसने देखा कि एक सहायक फोल्डर था जिस पर हाथ से लिखा था गुप्त खर्च 2001। अंदर 150 मिलियन का एक मनी ट्रांसफर था जो कविता नाम के व्यक्ति को भेजा गया था। विशेष सेवा शुल्क, पहचान की गोपनीयता का प्रतीक, एक संक्षिप्त अनुबंध। कोई मुहर नहीं, लेकिन ठाकुर साहब के हस्ताक्षर थे। एक हाथ से लिखे नोट में, सुनिश्चित करें कि बच्चा कभी वापस न आए। जरूरत पड़ने पर मां के मरने के बाद कानूनी रूप दिया जाएगा। राधिका ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। रिया वास्तव में कविता नाम की महिला की बेटी थी और उसका ठाकुर खानदान के खून से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर थे। राधिका, तुम्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। देव का परिणाम उतना सरल नहीं है। वो अस्पताल भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निजी कमरे में डॉक्टर ने उसे परिणाम दिए। देव सच में सुनाइना जी का सगा बेटा है। लेकिन एक और बात है। क्या? मैंने उसके डीएनए नमूने की तुलना रिया से की। परिणाम बताते हैं कि वे एक ही पिता की अलग अलग मां से पैदा हुए भाई बहन हैं। राधिका सुन्न हो गई। इसका मतलब है कि जिसने सुनाइना जी के साथ बलात्कार करके देव को जन्म दिया वही रिया का भी पिता है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हो सकता है। और ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति सबसे अच्छी तरह जानता है। राधिका बिना कुछ कहे मुड़ी। वो जानती थी कि उसे ठाकुर साहब से मिलना है। वो उनके कमरे में गई। वो अकेले बैठे थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। आप जानते हैं कविता कौन है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या वही आदमी जिसने सुनाइना जी के साथ बलात्कार किया था, वही बाद में कविता के साथ रिया का पिता बना? उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो एक मरा हुआ आदमी है, लेकिन मैं चुप रहा ताकि ये बात छिपी रहे, क्योंकि वो मेरा भाई था। राधिका को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। एक आदमी जिसने अपनी ही भाभी पर अत्याचार किया और फिर आजाद घूमता रहा, और आप चुप रहे। मैं जीवन भर का कर्जदार हूं, लेकिन अगर ये बात खुल जाती तो पूरा खानदान बिखर जाता। मैंने चुप रहना चुना और गलतियां होती गईं। राधिका ने दांत पीसकर कहा, आप सही कह रहे हैं, ठाकुर खानदान ढह चुका है, लेकिन इस बार इसलिए क्योंकि मैंने चुप न रहने का फैसला किया है। राधिका ने एक उपनगरीय बगीचे के लिए टैक्सी ली जो प्रियंका येन गार्डन के नाम से पंजीकृत था, जो कभी कविता का था। वो सड़ी लकड़ी के गेट से गुजरी। नम मिट्टी और हवा में तैरती खाद की गंध से उसका दिल बैठ गया। बगीचे के चौकीदार ने उसे ढलान के आखिर में ग्रीन हाउस तक पहुंचाया, जहां मालकिन पिछले 10 से ज्यादा सालों से छिपी हुई थीं। कविता जी ऑर्किड को पानी दे रही थीं, स्वचालित छिड़काव प्रणाली से निकलने वाली धुंधली धुंध के नीचे। उनकी छवि अतीत के एक भूत की तरह दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? उनकी आवाज खुरदरी लेकिन शांत थी। मैं रोहन की पत्नी हूं और मैं ही हूं जिसने आपकी और 3 साल की रिया नाम की एक छोटी लड़की की पुरानी तस्वीर ढूंढी है। कविता जी रुक गईं। तो वो समय आ ही गया। उन्होंने पानी का कैन नीचे रखा। आंखें दूर कहीं देख रही थीं। राधिका सीधे मुद्दे पर आई। मैं सच्चाई सुनना चाहती हूं। आपने अपनी बेटी को क्यों छोड़ा और आपने ठाकुर साहब से पैसे क्यों लिए? कविता जी ग्रीन हाउस में पत्थर की बेंच पर बैठ गईं। पुराने कपड़े के तौलिए से हाथ पोंछे। मैं ठाकुर खानदान में काम करती थी। ठाकुर साहब के भाई ने मुझ पर नजर रखी। मैं नासमझ थी और गर्भवती हो गई। जब रिया पैदा हुई तो वो गायब हो गए।
मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को पाल सकती हूँ, लेकिन ठाकुर खानदान ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने पैसे दिए और मैंने हाँ कर दी। राधिका ने गुस्सा दबाया। अपनी बेटी को एक प्रतिष्ठित खानदान को बेच दिया ताकि वह एक झूठी पहचान के साथ बड़ी हो, एक काल्पनिक महल में रहे। मैंने बेचा नहीं, मुझे विश्वास था कि ये उसके लिए मेरे साथ गरीबी में रहने से बेहतर होगा, कविता जी ने जवाब दिया। उनकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसके लिए अच्छा या आपके लिए? कविता जी ने जवाब नहीं दिया। वो उठी और एक छोटी लकड़ी की शेल्फ की ओर गईं। एक पुराना टिन का डिब्बा निकाला। इसमें वे पत्र हैं जो मैं हर साल रिया को उसके जन्मदिन पर लिखती थी। कभी नहीं भेजे, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। राधिका ने पत्र खोले। उनमें टेढ़ी मेढ़ी अनाड़ी लिखावट थी, लेकिन मातृत्व के प्यार से भरी हुई थी। मेरी प्यारी बेटी, इस साल तुम 7 साल की हो गई। मैंने तुम्हें ठाकुर खानदान के एक समारोह में दूर से देखा। तुमने सफेद पोशाक पहनी थी, तुम मुस्कुरा रही थी और मैं रो रही थी। राधिका रुक गई। 8वां पत्र। ये सिर्फ कविता जी की लिखावट में नहीं था। एक और हिस्सा साफ, मजबूत लिखावट में जोड़ा गया था। ये रोहन का था। अगर कोई इन पंक्तियों को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं यहां आया था, मैं इस महिला से मिला था। उन्होंने मुझे बताया, रिया मेरी बहन नहीं है। राधिका का दम घुटने लगा। तो रोहन उनसे मिलने आया था? उसने पूछा। कविता जी ने सिर हिलाया। वो लड़का एक दिन आया, चुपचाप मुझसे पूछा, क्या आपने कभी रिया नाम की एक लड़की को जन्म दिया था? मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। राधिका का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रोहन रिया से प्यार करता था, ये जानने से पहले कि वे खून के रिश्ते में नहीं हैं। हाँ, कविता जी ने जवाब दिया, और इसी वजह से उस लड़के को अलग थलग कर दिया गया, उस पर नजर रखी गई, उसे मानसिक रूप से कैद कर लिया गया। उसने डायरी लिखना शुरू किया, राज खोजा और फिर मर गया। राधिका ने दांत पीस कर कहा, रोहन को किसने मारा? कविता जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने ठाकुर साहब को फोन पर किसी से कहते सुना, अगर वो चुप नहीं रहता तो उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। राधिका की सांस तेज हो गई। उसने मुट्ठी भींच ली। क्या आपके पास उस बातचीत की रिकॉर्डिंग है? कविता जी ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ याद है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास अभी भी सबूत हो सकते हैं। वो जो ठाकुर साहब का निजी सचिव हुआ करता था। उसका नाम सुरेश गुप्ता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसने एक छोटी सी नाई की दुकान खोली है। अगर कोई कुछ जानता है तो वो वही है। राधिका ग्रीन हाउस से निकली। शाम होने वाली थी। उसके हाथ में पत्रों का बंडल और नए सुराख थे जो एक ऐसे आदमी की ओर ले जा रहे थे जो कभी ठाकुर साहब का दाहिना हाथ था और अब आम लोगों के बीच एक भूत की तरह जी रहा था। सुरेश गुप्ता की नाई की दुकान एक संकरी गली में छिपी हुई थी। साइन बोर्ड का रंग फीका पड़ चुका था, दीवारें उखड़ रही थीं, लेकिन अंदर आश्चर्यजनक रूप से साफ था। सिर्फ एक कुर्सी, एक बड़ा आईना और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो उस तरह तेज कर रहा था। राधिका अंदर गई। मैं राधिका हूं, रोहन की पत्नी। मुझे पता है कि आप ठाकुर साहब के सचिव हुआ करते थे। वो आदमी रुक गया। आप गलत जगह आ गई हैं। मैं सिर्फ एक नाई हूं। आपके पास रिकॉर्डिंग है ठाकुर साहब और एक आदमी के बीच बातचीत की, जिसमें रोहन की मौत का जिक्र है। खट उस तरफ फर्श पर गिर गया। उस आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, आवाज खुरदरी थी। आपको मुझे नहीं ढूंढना चाहिए था। आप समझ नहीं रही हैं। मैं 13 साल से छिपा हुआ हूं, सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग बटन दबाने के लिए। राधिका बैठ गई। उसकी आवाज गहरी थी। मैंने रोहन को खो दिया है। मैं उसकी मौत को दफन नहीं होने दे सकती। अगर आप में इंसानियत है तो कृपया मदद करें। श्री गुप्ता हाफने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने दराज से एक पुराना काला धूल भरा टेप रिकॉर्डर निकाला। मैंने इसे एक अभिशाप की तरह रखा है। हर बार जब मैं इसे मिटाने की सोचता हूं
तो मुझे दरवाजे पर रोहन की परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें मुझे देखती हैं, भीख मांगती हैं। राधिका ने मशीन चालू की। ठाकुर साहब की आवाज। रोहन को पता चल गया है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन रिया को शक होने लगा है। एक अजनबी आदमी की आवाज। शायद निजी जासूस। तो आप क्या सोच रहे हैं? उसे सब कुछ बाहर लाने दें। ठाकुर साहब की ठंडी आवाज। अगर वह अपना मुंह बंद नहीं रखता तो उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। दूसरी आवाज। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। राधिका सुन्न हो गई। रिकॉर्डिंग की तारीख क्या है? उसने पूछा। रोहन के मरने से 3 दिन पहले। मैं इसे पुलिस को देने वाला था, लेकिन तब मुझे जान से मारने की धमकी मिली। मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई। मेरे बच्चे पर नजर रखी गई। मैं भाग गया, नाम बदला और यहां नाई का काम करने लगा। राधिका ने सिर हिलाया। वो जानती थी कि ये एक महत्वपूर्ण सबूत है। उसने टेप रिकॉर्डर को अपने हैंडबैग में रखा और मुड़कर चली गई। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकली, एक काली पिकअप ट्रक उसकी ओर बढ़ी। 2 गहरे रंग के कपड़े पहने आदमी नीचे उतरे और उसकी ओर बढ़ने लगे। तुम राधिका हो? हमारे साथ चलो, कोई तुमसे मिलना चाहता है। राधिका पीछे हटी। उसने पहचान लिया कि ये ठाकुर साहब के आदमी हैं। वो मुड़कर भागी। जूतों की तेज आवाज, लोगों की चीखें, उसे पकड़ो। वो एक छोटी गली में भागी, एक कैफे के चारों ओर घूमी और एक पुरानी कार मरम्मत की दुकान में बाड़ फांद गई। उसके हाथ में हैंडबैग और कांपता हुआ टेप रिकॉर्डर था। पीछा करने वाले ठीक पीछे थे। एक आदमी उसके करीब था। उसका हाथ उसके कुर्ते के पल्लू को छूने वाला था। खट! ऊपर से एक तेल का कनस्तर उस आदमी के सिर पर गिरा। वो गिर पड़ा। कार मैकेनिक ने सिर उठाया। यहां से भाग जाओ। राधिका धन्यवाद कहने का समय नहीं निकाल पाई। वो भागती रही। जब वो बाजार से बाहर निकली तो वो एक टैक्सी में चढ़ गई। सीट के पीछे छिप गई, हाँफ रही थी जैसे मौत से बचकर आई हो। उस रात देव के अपार्टमेंट में उसने टेप रिकॉर्डर फिर से चालू किया। हर शब्द को फिर से सुना। देव पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो मेरे राज की रक्षा करते हुए मरा। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, रोहन सही काम करते हुए मरा और अब मेरी बारी है। उसने अपने वकील को फोन किया। मेरे पास ऑडियो सबूत है। ठाकुर साहब ने अपने बेटे को खत्म करने का आदेश दिया था और अगर उन्होंने कोई और हरकत की तो मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगी। दूसरी तरफ खामोशी थी। मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित गवाह के रूप में व्यवस्था कर दूंगी। करूंगा। जब राधिका ने फोन रखा तो देव ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, लेकिन रोहन ज्यादा डरा हुआ था और फिर भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखें चमक उठीं। एक घायल लड़की की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की जो अपने प्यार के लिए न्याय पाने के लिए एक साम्राज्य को जगाने के लिए तैयार थी। अगली सुबह सोशल मीडिया पर 1 मिनट 42 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसमें ठाकुर साहब की आवाज हर शब्द में साफ थी। अगर वो अपना मुंह बंद नहीं रखता तो उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। राधिका ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, सिर्फ एक गुमनाम स्टेटस छोड़ा। रोहन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी और मैं ये साबित करूंगी। तुरंत मीडिया इस मामले में कूद पड़ा। ठाकुर खानदान हिलने लगा। उसी समय राधिका और देव को गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में रखा गया और उन्हें एक वकील द्वारा व्यवस्थित एक बाहरी घर में ले जाया गया। फिलहाल किसी को नहीं पता कि तुम लोग कहां हो। वहां सभी जरूरतें 360 डिग्री निगरानी कैमरे और एक सैटेलाइट फोन है। अगर कोई हलचल हो तो सबसे पहले मुझे फोन करना। राधिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेचैन था क्योंकि उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। उस रात घर के बाहर एक अजीब आवाज हुई। देव चाकू लेकर बाहर आया। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने एक काला लिफाफा था जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर ठाकुर साहब की एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो एक अजनबी आदमी के साथ बैठे थे जो पुरानी सैन्य वर्दी में था। एक हाथ से लिखा कागज का टुकड़ा। रोहन को मारने का आदेश देने वाला ठाकुर साहब नहीं थे। वो सिर्फ एक मोहरा थे। हत्यारा वो था जिसे 2 साल पहले ठाकुर खानदान से निकाल दिया गया था और वो वापस आ गया है।
राधिका सुन्न हो गई। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि ठाकुर साहब को अपने ही बेटे को मारने के लिए मजबूर कर दे? उसने अपनी यादें खंगाली। एक बार ठाकुर साहब ने नशे में बुदबुदाया था, वो वापस आ गया है, वो सब जानता है और मैं मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। राधिका ने वकील को फोन किया और सब कुछ बताया। वकील ने गहरी आवाज में कहा, मैंने एक अफवाह सुनी थी, ठाकुर साहब का एक सौतेला भाई था जो पहले एक अधिकारी था, लेकिन बलात्कार के मामले में शामिल होने के कारण खानदान से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि वो देव का सगा पिता हो। उसका नाम क्या है? राधिका ने पूछा। विक्रांत सिंह। राधिका का दिल बैठ गया। तो ये वो था। जो कुछ भी हुआ, सुनायना की मौत, कविता का गायब होना, ठाकुर साहब की निर्भरता, सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था जो अंधेरे से काम कर रहा था। सिर्फ नियंत्रित नहीं, वकील ने कहा, बल्कि बदला ले रहा है। अगली सुबह राधिका ने शहर लौटने का फैसला किया। वो सब कुछ यहीं नहीं छोड़ सकती थी। अगर विक्रांत सिंह नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में मौजूद है तो उसे प्रकाश में लाना होगा। वो सारी फाइलें, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग लेकर एक अनुभवी पत्रकार के पास गई। उन्होंने सुनने के बाद सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर तुम ठाकुर खानदान के साम्राज्य को गिराने जा रही हो तो तुम्हें उसके राख के ढेर के बीच जीवित रहने के लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक चमकदार लाल शीर्षक था, 17 साल पुराना मामला, कौन था देव की मां का हत्यारा, किसने पूरे ठाकुर खानदान को नियंत्रित किया। खबर के साथ ठाकुर साहब और विक्रांत सिंह की तस्वीरें थीं, जिसे हाल ही में एक झूठी पहचान के साथ भारत में पाया गया था। उस रात ठाकुर हवेली की तलाशी ली गई। ठाकुर साहब स्थिर बैठे रहे, जबकि रिया टीवी स्क्रीन को देखकर हैरान थी। ये नहीं हो सकता। विक्रांत चाचा ने भाई रोहन को मारा, लेकिन उन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में डूबने से बचाया था। सुमित्रा देवी रोने लगी। बचाया नहीं, जाल बिछाया था, ताकि तुम उसे एक हीरो के रूप में देखो और तुम्हें अपनी तरफ खींच सको। रिया चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। क्यों सबने मुझे धोखा दिया? उसने टीवी स्क्रीन तोड़ दी। टूटे हुए कांच के टुकड़ों में उसकी अपनी छवि एक आत्माहीन कठपुतली की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। सुबह 6 बजे राधिका सुरक्षित अपार्टमेंट में अभी अभी जागी थी कि फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं बोल रहा हूं, रिया गायब हो गई है। पूरी ठाकुर हवेली पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन रिया तहखाने के दरवाजे से भाग गई। वो जगह जो कभी पुरानी शराब की कोठरी थी। वहां कोई कैमरा नहीं था। उसके कमरे में स्टडी टेबल पर सिर्फ एक जल्दबाजी में लिखा नोट था, मुझे कोई मत ढूंढना। मैं जानना चाहती हूं कि क्या लोग मेरे लिए सच में जीते हैं या सिर्फ इतने समय से नाटक कर रहे हैं। राधिका ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसे एक बुरा एहसास हुआ, वो विक्रांत को ढूंढेगी, वो उस पर विश्वास करती है। कुछ घंटों बाद उस सुरक्षित घर में जहां राधिका और देव पहले रुके थे, सुरक्षा कैमरा प्रणाली एक साथ निष्क्रिय हो गई। गेटकीपर से संपर्क टूट गया। जब वकील और बल वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ पिछला दरवाजा टूटा हुआ पाया। फर्श पर खून के धब्बे और एक दीवार पर लाल पेंट से लिखा हुआ था, अगर चुप नहीं हुए तो अगला नंबर तुम्हारा है। घर खाली था, कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन यह साफ था कि छिपा हुआ दुश्मन वहां आया था और एक संदेश भेजना चाहता था। उस रात राधिका को एक गुमनाम ईमेल मिला। ईमेल में एक छोटा वीडियो संलग्न था। उसने उसे चलाया। वीडियो में रिया के हाथ बंधे हुए थे और वो कैमरे के सामने बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। पीछे विक्रांत सिंह था। उसका चेहरा ठंडा था, आंखों में उपहास था। नमस्ते प्यारी बहू, तुम मेरी सोच से ज्यादा तेज निकली, लेकिन तुम नहीं जानती कि एक पूरे खानदान को गिराने के लिए सिर्फ सच्चाई ही नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास की भी जरूरत होती है जो ढहने वाले हैं। मैंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैंने उसे बचाया, मैंने उसे प्रशिक्षित किया।
मैंने उसे विश्वास दिलाया कि बाहर का हर कोई उसे धोखा दे रहा है, उसे बचाना चाहते हो, अकेले मुझसे मिलो। देव ने दांत पीसकर कहा, हम नहीं जा सकते, वो तुम्हें मारना चाहता है और रिया को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। राधिका ने स्क्रीन पर देखा। रिया भले ही बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। यहां तक कि वीडियो के आखिरी पल में उसने कैमरे की ओर आंख मारी, बहुत तेजी से। रुको, मैंने देख लिया, राधिका चिल्लाई। क्या? रिया को मजबूर नहीं किया जा रहा है, वो चुपके से सहयोग कर रही है। वो आंख मारना एक संकेत है, जैसा हम कैंप में इस्तेमाल करते थे। मदद मांगने के लिए बिना किसी को पता चले। तुम्हारा मतलब है कि रिया पकड़े जाने का नाटक कर रही है। वो सच में पकड़ी गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। वो समय खींचना चाहती है ताकि हम उसे बचाने आ सकें। वकील ने तुरंत वीडियो का विश्लेषण किया। झींगुरों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और खिड़की की दरार से आती रोशनी के आधार पर उन्होंने संदिग्ध स्थान की पहचान की, जो एक पुराने लकड़ी के कारखाने में स्थित था। मेरे पास एक नागरिक विशेष कार्यबल है जो साथ जा सकता है, लेकिन तुम दोनों को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई होगी। उस रात राधिका ने हल्का कवच पहना, कमर के पीछे एक छोटा चाकू छिपाया। देव के साथ दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। वे जानते थे कि इस यात्रा पर या तो वे जिएंगे या हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जब वे कारखाने के पास पहुंचे तो कैमरों से पुष्टि हुई कि 3 गार्ड पहरा दे रहे हैं। नीचे एक तहखाना था जिसका दरवाजा जंजीरों से बंद था। राधिका ने फुसफुसाया, वो तहखाना, रिया वहीं है। देव ने सिर हिलाया, मैं ऊपर संभालता हूं, तुम रिया को बचाने नीचे जाओ। नहीं, हम साथ में करेंगे। जैसे तुमने मुझे गपशप से बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। उन्होंने घुसपैठ की। भूतल पर गोलीबारी शुरू हो गई। देव के कंधे में हल्की चोट लगी। राधिका को तहखाने की सीढ़ियां मिल गईं। वो जंजीर वाले दरवाजे की ओर भागी। अंदर से रिया की आवाज आई, मैं यहां हूं, जल्दी करो। उसने ताला तोड़ दिया, अंदर गई और देखा कि रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही राधिका पास पहुंची, खट, पीछे से एक गोली की आवाज आई और विक्रांत सिंह प्रकट हुआ, हाथ में रिवॉल्वर। आवाज गहरी और धीमी थी, मैंने कहा था अकेले। तुमने नहीं सुना? विक्रांत सिंह ने बंदूक तान दी और राधिका की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा। पीछे रिया अभी भी बंधी हुई थी, आंखें बड़ी थीं, संकेत देने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें तब बख्श दिया था जब तुम ठाकुर खानदान में एक छोटी बेवकूफ पत्नी थी, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने सबूत निकाले, मीडिया को खींचा, सब कुछ प्रकाश में ला दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई? राधिका एक एक कदम पीछे हटी। उसके हाथ में कमर पर छिपा छोटा चाकू कांप रहा था। आपने सुनैना को मारा, आपने रोहन को मारा, आपने पूरे खानदान को अपनी नफरत के लिए बर्बाद कर दिया। किस लिए? विक्रांत सिंह ने दांत पीसकर कहा। उसकी आंखें लाल थीं। क्योंकि मैं वारिस था, लेकिन मेरे पिता, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बाहर कर दिया। सब कुछ ठाकुर और रोहन को दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया गया। दशकों तक एक आवारा कुत्ते की तरह जिया। क्या उन्हें लगा कि वे मुझे भूल सकते हैं? और आपने रोहन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो आपका भतीजा था? वो चिल्लाया, क्योंकि वो ठाकुर जैसा था। मैं उससे नफरत करता था क्योंकि वो जिंदगी जी रहा था जो मेरी होनी चाहिए थी। चीखें तहखाने में गूंज उठीं। ठीक उसी समय रिया अचानक एक तरफ झुक गई। जिस कुर्सी पर वो बंधी थी उसे गिरा दिया। राधिका ने उस पल का फायदा उठाया और विक्रांत सिंह की ओर चाकू फेंका। वो बच गया, लेकिन ये देव के लिए पीछे से आकर बंदूक तानने के लिए काफी समय था। हथियार डाल दो। विक्रांत सिंह ठंडा हंसा। एक और कदम और मैं गोली चला दूंगा। स्थिति तनावपूर्ण थी। कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक रिया चिल्लाई, चलो साथ में मरते हैं। उसने विक्रांत सिंह की ओर छलांग लगा दी, भले ही वो अभी भी बंधी हुई थी, जिससे वो चौंक कर पीछे हट गया। गोली की आवाज गूंजी।
राधिका ने आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि विक्रांत सिंह स्थिर पड़ा है। उसकी पीठ के नीचे खून फैला हुआ है। देव की गोली सीधे उसके दिल में लगी थी। रिया पास में पड़ी थी, खून से लथपथ। लेकिन सौभाग्य से ये सिर्फ गोली के टुकड़े से लगी एक हल्की खरोंच थी। राधिका रिया को गले लगाने के लिए दौड़ी, रोते हुए, तुमने अच्छा किया, तुम हम सब की सोच से ज्यादा मजबूत हो। रिया सिसकने लगी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या मेरा कोई परिवार है। देव पास आया और दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आज से हम परिवार हैं। कुछ दिनों बाद मीडिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की, विक्रांत सिंह, जो एक पुराने लकड़ी के कारखाने में गोलीबारी में मारा गया था, को 2003 से कई मामलों का मास्टरमाइंड माना गया। ठाकुर राजेंद्र सिंह को सबूत छिपाने और छुपाने का दोषी पाए जाने के बाद घर में नजरबंद कर दिया गया। ठाकुर खानदान की पूरी जांच की गई। सारी संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई। राधिका पुराने घर लौटी, जहां वो कभी एक नापसंद युवा दुल्हन थी। वो रोहन की पूजा की जगह के सामने खड़ी हुई, जिसे अब सम्मानपूर्वक फिर से स्थापित किया गया था। रोहन, मैंने अपना वादा निभाया, सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं गया। देव उसके पीछे खड़ा था, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हम फिर से शुरू करें, ठीक है? उसने सिर हिलाया। बाहर धूप खिड़की के फ्रेम से गर्म और हल्की होकर आ रही थी। न्याय के लिए खड़ी होने वाली महिलाओं पर एक विशेष टेलीविजन कार्यक्रम में राधिका को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक महिला हूं जिसे एक मोहरा बनाया गया था और फिर उसने खिलाड़ी बनना सीखा। सभागार तालियों से गूंज उठा। दर्शकों की पंक्ति में रिया, जो अब कानून की छात्रा थी, रो रही थी। वो जानती थी कि बुराई लंबे समय तक जीवित रह सकती है, लेकिन एक बार जब न्याय की लौ जल जाती है तो वो कभी नहीं बुझती। गोली की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। विक्रांत सिंह, एक पूरे खानदान की त्रासदी का सूत्रधार, ठंडे फर्श के बीच ढेर हो गया। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, नफरत से भरी हुई थीं। जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उन्हीं लोगों से हार गया है जिन्हें वो कमजोर मोहरे समझता था। राधिका ने रिया को कसकर गले लगा लिया। दोनों रो पड़े, लेकिन ये अब डर के आंसू नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। देव पास आया, भले ही उसका कंधा अभी भी खून से सना था। उसकी आंखें अब अलग थीं। अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई हीन भावना नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता और शांति थी। पुलिस आई, घटनास्थल को सील कर दिया। रिया को अस्पताल ले जाया गया। देव की प्राथमिक चिकित्सा की गई और राधिका को एक विस्तृत बयान लिखने के लिए कहा गया। उसने हाथ से लिखा, हर पंक्ति जैसे उसके दिल का बोझ हल्का कर रही हो। मैं बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती थी, ताकि जो लोग चले गए हैं वे शांति से सो सकें और जो जीवित हैं वे सिर उठाकर जी सकें। कुछ दिनों बाद खबर फैल गई, ठाकुर राजेंद्र सिंह को छुपाने के आरोप में दोषी ठहराया गया। घर में नजरबंद कर दिया गया। ठाकुर खानदान की पूरी जांच की गई, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। रोहन, सुनैना और कविता के मामले फिर से खोले गए। 15 से ज्यादा सालों तक गुमनामी में डूबे रहने के बाद फाइलें फिर से खोली गईं। मीडिया ने राधिका को अंधेरे को गिराने वाली दुल्हन कहा, लेकिन उसे खुद में कोई हीरो नहीं दिखा। उसे सिर्फ लगा कि वो एक बार फिर से जी उठी है। राधिका अपनी सगी मां के छोटे से पुराने घर लौटी, जहां से वो कभी दमनकारी जीवन से भागी थी। वो रोई नहीं, सिर्फ अपनी और रोहन की पुरानी तस्वीर के सामने चुपचाप खड़ी रही। मैंने कर दिखाया। रोहन, सब कुछ साफ हो गया है और मैंने खुद को माफ कर दिया है। देव जंगली फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आया। मुझे नहीं पता कि फिर से कैसे शुरू करें, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो हम आज से आजाद इंसानों के रूप में शुरू कर सकते हैं। राधिका ने उसे देखा, वो व्यक्ति जिसे कभी अंधेरे का बेटा कहा जाता था। अब वही एकमात्र आदमी था जो उसके साथ खड़ा था। उसने सिर हिलाया, होठों पर मुस्कान थी। हाँ, फिर से शुरू करते हैं।
कई महीनों बाद राधिका पारिवारिक हिंसा, चुप रहने के अधिकार और खड़े होने की हिम्मत पर सेमिनारों में एक वक्ता बन गई। वो अब एक तयशुदा दुल्हन नहीं थी, बल्कि अस्तित्व और प्रतिरोध का प्रतीक थी। रिया, जो अब कानून की छात्रा थी, दर्शकों की पंक्ति में बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसे अपने पुराने सवाल का जवाब मिल गया था। क्या उसका कोई परिवार है? हाँ, परिवार वो नहीं है जहां आप पैदा होते हैं, बल्कि वो जगह है जहां लोग प्यार के लिए रुकना चुनते हैं। एक साक्षात्कार में जब पूछा गया, अगर आप अतीत में वापस जा सकती तो क्या आप शांति के लिए चुप रहना चुनती, राधिका ने जवाब दिया, आंखें सीधे कैमरे में देखते हुए, नहीं, क्योंकि अगर मैं खड़ी नहीं होती तो मैं न सिर्फ खुद को खो देती, बल्कि मैं एक दुष्ट को और त्रासदी पैदा करने देती। सच्चाई छिपाई जा सकती है, लेकिन कभी मिटाई नहीं जा सकती। पर्दा गिर गया। एक खानदान जो अजेय लगता था, वो उन्हीं लोगों के हाथों ढह गया जिन्हें वो कमजोर समझता था। एक महिला जो सिर्फ एक मोहरा लगती थी, वो खेल के नियम फिर से लिखने वाली बन गई। एक अपराधी जो सोचता था कि वो जीवन भर अंधेरे में रहेगा, उसे अपनी ही नफरत के कारण मरना पड़ा। और जो बचे थे, वे भूलने के लिए नहीं, बल्कि इस कहानी को आगे बताने के लिए जी रहे थे। उन लोगों के लिए जो अभी भी डूबे हुए हैं। कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति प्रकाश में आने की हिम्मत करे तो पूरा अंधेरा निगल लिया जाएगा। आप सब कहां से हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।